नमस्कार। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं अभय गुप्ता पिछले कुछ दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। एक दिन हम 12th की पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर के थ्रू उसके चैप्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरे दिन मैं और आप हिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। किसकी सहायता से कोशिश क्या करते हैं? किसकी सहायता से? एमसीक्यूज की सहायता से। आज मैं फिर आपके साथ एक नया चैप्टर लेकर आया हूं और उस चैप्टर का नाम है रिबेल्स एंड द राज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बेसिकली मैं और आप इस चैप्टर के अंदर 1857 की क्रांति व उससे संबंधित जो भी मुद्दे थे वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके बाद क्या परिणाम आए और उसके बाद भारत में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। इन सारी चीजों के बारे में मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। आज क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है, आपको पेशेंस के साथ चीजें समझनी है, सुननी है। हो सकता है क्लास 1 घंटे के आसपास की हो, जितनी भी हो, लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है और ये चैप्टर आज आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप पढ़ के आए हो, आपका रिवीजन हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लोगे। ठीक है, तो अपनी बात को शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के अंदर और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। चलिए सबसे पहले अपन को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का नहीं है? ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नई इनफील्ड राइफल को सेना में लाना, यानी कि ब्रिटिश सरकार नई इनफील्ड राइफल सेना में लेकर आई, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय सैनिकों के साथ दोहरा बर्ताव होता था, भारत के जो सैनिक थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, दोहरा बर्ताव देखने को मिलता था। तीसरा, भारतीय लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता था। और चौथा, भारतीय किसानों पर कर न लगाना, यानी कि भारतीय किसानों पर कर नहीं लगाया जाता था। आपको बताना है कि 1857 के रिवॉल्ट का इनमें से कौन सा कारण नहीं है। तो जरा ध्यान से एक बार और इनको पढ़िए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, उसके बाद आप इनको आंसर देने की इसकी कोशिश करिएगा। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया, वेरी गुड। सब लोग आंसर करा करिए और आप लोग जब जुड़ते हो तो अपने दोस्तों को भी बोला करिए कि वो भी जुड़ें। इससे होगा क्या, आप उनको जब बढ़ाओगे तो क्या होता है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ठीक है, तो आप ये क्लासेस उनके साथ शेयर करिए और बोलिए कि ये एक डेडिकेटेड चैनल है जहां पर चीजें कराई जा रही हैं। और मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से मैं तैयार करता हूं कि इनका यूज आप आगामी सीयूटी एग्जाम के साथ साथ जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें भी व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। तो आप लोग उनको साथ शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, मेरा नाम सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। 1857 के रिवॉल्ट का कारण, बिल्कुल देखिए, आपको पता होगा कि 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। और सिराजुद्दौला को हराने के बाद धीरे धीरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में, दैट मींस पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम में अंग्रेजों का एंटर होने लगा, अंग्रेजों की एंट्री होने लगी। जैसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा नई इनफील्ड राइफल को लाया गया, बात करेंगे, ये पहला रीजन था जो सबसे तत्कालीन रीजन था। ऐसे बहुत सारे रीजन थे, ये तो तुरंत था, यानी कि आग पहले से क्या हो रहा था, धीरे धीरे अंदर ही अंदर चीजें सुलग रही थी, बस चिंगारी देने का काम किया इनफील्ड राइफल ने, पहला रीजन। दूसरा, भारतीय सैनिकों के साथ दोहरा बर्ताव, बिल्कुल सही बात है। भारतीय सैनिकों को उनके रंग के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके साथ दोहरा बर्ताव होता था, उनको गाली गलौज करते थे, उनके जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ कभी भी इक्वालिटी का ट्रीटमेंट नहीं करते थे। ये बड़ी प्रॉब्लम थी, ये बड़ा समस्या का कारण देखने को मिलता था। फिर भारतीय लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, बिल्कुल सही बात है। भारत के लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, भारत की जो प्रथाएं थी उनको दूर करने का काम करना, उनको हटाना, इन सारे रीजंस की वजह से धीरे धीरे भारत के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगा था अंग्रेजों के प्रति, और यह गुस्सा फूटा 1857 की क्रांति के रूप में। लेकिन भारतीय किसानों पर कर ना लगाना, क्या अंग्रेज इतने अच्छे थे कि उन्होंने कर ना लगाया होगा? अरे उन्होंने तो बहुत सारे कर भर भर के लगाए थे। कई समय समय पर रेवेन्यू पॉलिसीज लेकर आए थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, इसके अलावा रैयतवाड़ी, इसके अलावा महालवाड़ी, डिफरेंट तरीके से किसानों का शोषण किया था। तो यही स्टेटमेंट गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा?
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, भारतीय किसानों पर कर ना लगाना। भारतीय किसानों पर कर ना लगाना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कौन सा कारण नहीं है पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ठीक है, पहले आप एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सा रिवोल्ट ऑफ 1857 का कॉज नहीं है? तो आंसर है नो टैक्सेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। ऐसा नहीं है, भर भर के टैक्स लगाते थे इंडियन फार्मर्स के ऊपर। हो गया क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 1857 का विद्रोह का प्रमुख परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद भारत में क्या हुआ? जब 1857 का आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बाद देखो जरा, पहला, अंग्रेजों ने भारत को स्वशासन देने का फैसला किया। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को आजादी दे देंगे, स्वशासन दे देंगे। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन शुरू हो गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई और भारत के ऊपर महारानी का यानी कि ब्रिटेन का रूल हो गया डायरेक्ट। भारतीय सैनिकों को सेना में अधिक अधिकार दे दिए गए। क्या भारतीय सैनिकों को अधिकार? और डी, अंग्रेजों ने सभी भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया, यानी कि भारत आजाद हो गया था। ये लास्ट वाली स्टेटमेंट बोल रही है। जरा बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर किसका? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जरा बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। तब तक मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं, बताइए जरा क्या होगा। देखिए, अंग्रेजों ने भारत को स्वशासन देने का फैसला किया? बिल्कुल नहीं जी, अंग्रेजों ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, कोई स्वशासन देने की बात नहीं कही थी। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। दूसरा, सी पढ़िए, भारतीय सैनिकों को सेना में अधिक अधिकार? नहीं जी, भारतीय सैनिकों के अधिकारों को कम किया गया तथा ब्रिटेन के सैनिकों को अधिकार दे दिए गए थे। तो भारतीय सेना को अधिकार दिए गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने सभी भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया? जी नहीं, कंपनी के हाथों में ऐसा नहीं है। अब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई? जी हां, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने के बाद सारी की सारी पावर किसको दे दी गई? तो आंसर है ब्रिटेन के क्वीन के हाथों में सारी पावर चली गई। डायरेक्टली ब्रिटेन का रूल भारत में स्टैब्लिश हो गया था। 1857 से पहले जो रूल था वो किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन अब किसका है? महारानी का रूल स्टैब्लिश हो गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म कर दिया गया था और गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म करने के बाद उसे वायसराय का पद दे दिया गया था। क्या? वायसराय के पद की स्थापना की गई। और ये वायसराय कौन होता था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश रूलर। ब्रिटेन में चाहे क्वीन हो या किंग हो, उनका रिप्रेजेंटेटिव वायसराय भारत में कहलाता था। और पहला वायसराय कौन बना आपका? लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन वॉज बिकम फर्स्ट वायसराय ऑफ, आपको याद रखना है, इंडिया। इंडिया का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिन। और इसी लॉर्ड कैनिन के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह इसी व्यक्ति के समय हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आइए, इंग्लिश में पढ़िए। क्या है? Which of the following was the major result of the revolt of 1857? 1857 का मेजर वो क्या था? ठीक है, पूछा है रिजल्ट क्या था, तो आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड एंड द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल बिगन, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और भारत में महारानी का रूल शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस घटना से हुई? आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत, 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत किस घटना के साथ हुई? ऑप्शन ए, क्या दिल्ली की घेराबंदी की गई? ऑप्शन बी, मेरठ में विद्रोह हुआ? ऑप्शन सी, कानपुर की लड़ाई हुई? या डी, मंगल पांडे को फांसी हुई? किस घटना के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? जरा बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए, जिससे कि ये बहुत सारे लोग इस पे देखें तो मुझे भी अच्छा लगे और चीजें आगे बढ़ाई जाएं। चलें आगे, देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो आंसर सीधा सीधा क्या है? तो आंसर है सीधा सीधा मेरठ में विद्रोह। आपको पता होना चाहिए 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर सैनिकों ने अपने जो सीनियर अंग्रेज अधिकारी थे उनको उनकी हत्या कर दी। जहां पर वेपन्स रखे थे उनको लूट लिया और लूट कर अगले दिन 11 मई 1857 को दिल्ली आ गए और बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया और 1857 के रिवोल्ट का लीडर घोषित कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत कहां हुई? 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से हुई, याद रखिएगा। मेरठ, यहीं से सैनिकों ने इसकी शुरुआत की थी, याद रहेगा। मेरठ कहां है? तो यूपी में है, दिल्ली से बिल्कुल पास में ही है, ज्यादा नहीं है, 70 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा। चलें आगे। तो मैंने क्या बोला? क्वेश्चन क्या है?
विच इवेंट स्टार्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो आंसर है रिवॉल्ट इन मेरठ। मेरठ के अंदर जो रिवॉल्ट हुआ वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट की पहचान करनी है। ऑप्शन ए, जमींदार कुंवर सिंह का संबंध बिहार से था, ये बोल रहा है। ऑप्शन बी, शाहमल का संबंध मेरठ से था। ऑप्शन सी, डंका साहब बरेली से थे और नाना साहब रामपुर से थे। आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान इनमें से गलत है, जरा बता दीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को देश के अलग अलग हिस्सों में लीड किया था। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं जरा। जमींदार कुंवर सिंह बिहार से थे, बिल्कुल। बिहार में एक जगह है आरा, आरा से ये बिलोंग करते थे, काफी वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेजों के नाक में चने चबा दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया था। किसने? तो आंसर है जमींदार कुंवर सिंह ने। दूसरा, शाहमल। शाहमल बिल्कुल सही बात है, मेरठ के पास एक छोटा सा परगना हुआ करता था उस समय जिसका नाम था बड़ौत, तो मेरठ के बड़ौत से शाहमल ने इसको लीड किया था, जाट नेता थे ये। डंका साह, बिल्कुल। डंका साह का रियल नाम था मौलवी अहमदुल्ला। क्या नाम था? मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को बरेली से लीड करने का काम किया था। आपको याद रखना है मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। फतवा का मतलब सारे के सारे जो लोग थे, जो मुस्लिम थे, उनको कहा गया था कि आप, ऑर्डर पास किया गया था कि आप ब्रिटिश की सारी चीजों को अस्वीकार करें, सारी चीजों को क्रिटिसाइज करने का काम करें। तो मौलवी अहमदुल्ला का संबंध बरेली से था, बिल्कुल सही बात है। नाना साहब, ये रामपुर नहीं है, नाना साहब का संबंध रामपुर से नहीं था। नाना साहब का संबंध कहां से था? कानपुर से था। कहां से था? कानपुर। याद करिए, उत्तर प्रदेश का कानपुर बड़ा फेमस है चमड़ा उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश का कानपुर, जहां पर एक इंटरनेशनल, आपको याद रखना, क्रिकेट ग्राउंड भी है जिसे ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नाना साहब का संबंध, नाना साहब कहां? कानपुर से। और आपको याद रखना है नाना साहब तो थे कौन? तो पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे, जिन्हें अंग्रेजों ने कानपुर में स्टैब्लिश कर दिया था, बिठूर के पास। तो वहीं से इस मूवमेंट को लीड किसने किया? तो आंसर है नाना साहब ने लीड किया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए जरा, आप में से कौन सा बच्चा मुझे बता सकता है कि नाना साहब का रियल नाम क्या था? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ नाना साहब? नाना साहब का रियल नाम क्या था? जिस बच्चे को ये आता है कमेंट में, दूसरे वाले कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, नाना साहब का रियल नाम क्या था, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इनके एक सहयोगी थे बड़े फेमस, जिनका नाम था तात्या टोपे। अगर आपको तात्या टोपे का भी रियल नाम पता है तो वो भी कमेंट में कमेंट करिएगा, अभी मैं इनके बारे में आगे और भी बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? जमींदार कुंवर सिंह बिहार से थे, बिल्कुल सही बात है। शाहमल मेरठ से थे, बिल्कुल सही बात है। डंका साहब बरेली से, बिल्कुल सही बात है। डंका साहब का रियल नाम क्या था? मौलवी अहमदुल्ला। और लास्ट में नाना साहब का संबंध कानपुर से था, यह भी बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, लखनऊ अवध में विद्रोह का नेता कौन था? आपसे पूछा है कि जो लखनऊ वाला रीजन था, कि लखनऊ वाले रीजन में 1857 के विद्रोह को किसने लीड किया? ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने किया। ऑप्शन बी, मंगल पांडे ने किया। ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। ऑप्शन डी, नाना साहब ने। जरा बताइए 1857 के रिवॉल्ट को अवध यानी कि लखनऊ वाले रीजन से किसने लीड किया? लखनऊ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, आपको यह याद रखना है। इमामबाड़ा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लखनऊ। तो अब बताइए किसने लीड किया था? चलिए आपको मैं बताता हूं। बेगम हजरत महल का संबंध, सही बात है, कहां से था? तो आंसर है लखनऊ अवध वाले रीजन से इस मूवमेंट को लीड किया बेगम हजरत महल ने। मंगल पांडे का संबंध कहां से था? बंगाल, बंगाल की बैरकपुर छावनी से था, जिन्होंने अपने अधिकारियों को गोली मार दी थी। किसने? आपको याद होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध आपको पता है झांसी से था, झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु, ठीक है, या मणिकर्णिका भी इनका नाम था, मणिकर्णिका भी इनका नाम था, आपको याद रखना है। और बाद में इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। आपसे नाना साहब को मैंने बता दिया कहां से था, कानपुर। मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप बताइएगा नाना साहब का रियल नाम क्या था। आपको बताना है नाना साहब का रियल नाम क्या था। तो लखनऊ वाले रीजन से इस मूवमेंट को कौन लीड करता था? याद करिए, कौन लीड करता था? तो इस मूवमेंट को लीड करने का काम, बोलो, बेगम हजरत महल करती थी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलूं आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट
इन लखनऊ या अवध, अवध वाले रीजन में इसकी वो लीडर कौन थी? तो आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के हस्बैंड का नाम क्या था जरा बताइए? नवाब वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब जिन्हें अंग्रेजों ने हटा दिया था। इनके बेटे का नाम क्या था? बिरजिस कादिर। याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1857 के रिवॉल्ट की असफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? अब ध्यान से सुनना। देशव्यापी विद्रोह उत्तर भारत में बहुत मजबूती से हुआ, लेकिन फिर भी यह विद्रोह असफल रहा। भारत को सफलता नहीं मिली, भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। आपसे पूछा है क्यों? क्या रीजन था 1857 के रिवॉल्ट के असफल होने का? तो देखिए कई रीजन थे। उचित समन्वय ना होना, यानी कि अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी को बचाने में लगी हुई थी, नाना साहब सिर्फ कानपुर बचाने में लगे हुए थे, जमींदार कुंवर सिंह अपना आरा बिहार बचाने में लगे हुए थे। कोई भी मतलब कि कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल था ही नहीं। द एवरी लीडर वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर ओन एरिया, डजंट मैटर कि अदर एरिया में क्या हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ अपने अपने एरिया पर फोकस करने का काम ये लोग कर रहे थे। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, खराब नेतृत्व, पुअर लीडरशिप। कोई अच्छा लीडरशिप नहीं था। किसी भी जब 1857 के रिवॉल्ट को कंट्रोल किया गया था तो अंग्रेज अधिकारी ने सिर्फ एक ही पर्सन की तारीफ की, और वो कौन थी? जनरल यूरोज कहता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 1857 के रिवॉल्ट में वो एकमात्र मर्द थी। वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। अदरवाइज किसी की लीडरशिप ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली थी। तीसरा, अपर्याप्त सैन्य संसाधन, जहां ब्रिटिशर्स बंदूकें, तोपें, गोला बारूद, आर्टिलरी के साथ लड़ रहे थे और हमारे वाले तलवार, बर्छी, भाला, डंडे इनसे लड़ रहे थे। इनसे कहां टिक पाएंगे? और उपरोक्त सभी। तो आंसर है, इसको तो देख के ही आपको पता लग रहा है, ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। दैट मींस डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का रीजन क्या है? 1857 के रिवॉल्ट के असफल होने के लिए सारे रीजन जिम्मेदार हैं। पहला, उचित समन्वय का अभाव, बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। लीडरशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एक यूनिट लीडरशिप नहीं थी। बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया था, लेकिन काफी वृद्ध हो चुके थे। उनके बिहाफ पर वक्त खान इसको लीड कर रहे थे, लेकिन उनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। फिर मैंने क्या बताया? अपर्याप्त सैन्य संसाधन, वी डोंट हैव प्रॉपर, आप कह सकते हो कि मिलिट्री इक्विपमेंट वी डोंट हैव, जो और ब्रिटिशर्स जहां बड़े अच्छे अच्छे वेपन से लड़ रहे थे, हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो 1857 के रिवॉल्ट में ये सारी चीजें देखने को मिली। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? योर आंसर इज लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, पुअर लीडरशिप, इनएडिक्वेट मिलिट्री रिसोर्सेज, और डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। सारे के सारे ये सही है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैंने आपको बताया। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए जरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। है क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन ए, स्थायी बंदोबस्त यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कह रहे हैं लॉर्ड डलहौजी लेकर आया, बताऊंगा क्या होता है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली लेकर आया। 1857 के रिवॉल्ट के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। मैं एक सेकंड के लिए साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। कौन सा मिलान सही नहीं है? देख लिया होगा आपको, मैं पहले भी इसका आंसर दे चुका हूं, तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने बोला? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया कब? 1793 में। और स्थायी बंदोबस्त में क्या था? भूमि का स्वामी जमींदार होता था, और जमींदारों को बोला गया कि निर्धारित डेट के सूर्य अस्त से पहले पहले आपको टैक्स जमा करना है। अगर वो टैक्स जमा नहीं कर पाता था, रेवेन्यू जमा नहीं कर पाता था, तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, बिल्कुल सही बात है। क्या था ये? अगर किसी राजा का रियल सक्सेसर नहीं है, अगर किसी राजा का रियल बेटा नहीं है, तो उसका राज्य अंग्रेजों के राज्य में शामिल हो जाएगा, अंग्रेज उस पर कंट्रोल कर लेंगे। ये कौन लेकर आया? ये लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। ये भी बात बिल्कुल सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जरा बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से की सहायता से किस भारतीय राज्य को सबसे पहले अधिकृत किया गया था? किस राज्य को कब्जे में लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा? किस राज्य पर कब्जा किया गया था, वो आपको बताना है। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की सहायता से। तीसरा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली लेकर आया था, बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि को लाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड वेलेजली ही था, यह बात बिल्कुल सही है। सहायक संधि कौन लेकर आया? लॉर्ड वेलेजली लेकर आया। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेजली नहीं था, कौन था? लॉर्ड कैनिन था। और यही लॉर्ड कैनिन
जब रिवॉल्ट खत्म हो गया और कंपनी का रूल खत्म हुआ तो यह पहला वायसराय भी बना था। अंतिम गवर्नर जनरल था 1857 के रिवॉल्ट के समय भी यही था और भारत का पहला वायसराय भी यही व्यक्ति बना। सो डी इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? तो आंसर है डी, यानी कि यहां पर लॉर्ड वेलेजली है, वेलेजली की जगह क्या होगा? बोलो, लॉर्ड कैनिन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? भाई पूछा है कौन सा नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट का लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेकर आया, सब्सिडरी अलायंस या ट्रीटी कौन लेकर आया? लॉर्ड वेलेजली। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था, ना कि लॉर्ड वेलेजली। याद रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार के द्वारा सती प्रथा को का खात्मा किया गया था? आपको बताना है यहां पे। चला बताइए जल्दी से क्या होगा इसका, पढ़िए। देखिए ठीक है, पढ़ा होगा आपने। निम्न में से किस वर्ष सती प्रथा का खात्मा किया गया था? ऑप्शन ए 1813 में, क्या 1813 में? ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1829 में। जरा बताइए कब सती प्रथा का खात्मा किया गया था? कौन बच्चा बताएगा? आज मैं देखता हूं, जल्दी बताइए, बहुत अच्छे से करिए, आंसर दीजिए, मैं आपको सुन रहा हूं। और फालतू के कमेंट पर, फालतू के मैसेजेस पर किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जो भी हैं बच्चे, बहुत अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, बस थोड़ा सा अपनी ऊपर जज्बा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। यू हैव टू डू एनीथिंग। चलिए देखते हैं, ठीक है। 1857 1813 में याद करिए क्या आया? पांचवी रिपोर्ट लाई गई थी, जिसमें पांचवी रिपोर्ट के तहत चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर भारत का व्यापार सभी के लिए ओपन कर दिया गया था, ठीक है। पहला 1857 में क्या हुआ था? याद करिए, 1857 की क्रांति विद्रोह, अभी मैंने बताया। 1909 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, जिसके तहत मुस्लिम्स को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा? 1829। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत से सती प्रथा को खत्म कर दिया। और सती प्रथा को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी भारतीय का रहा है तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जिनका संबंध याद करिए बंगाल वाले रीजन से था, जिनकी एक बड़ा फेमस अखबार है मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी। इसके अलावा इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई राजा की, और ये राजा राम मोहन राय के नाम से जाने गए। याद रहेगा, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय भारत का क्या था? याद करिए, भारत का गवर्नर जनरल था। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट कौन था? लॉर्ड कैनिन। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 का? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? योर आंसर इज 1829, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ये अगला क्वेश्चन, रेजिडेंट नामक अधिकारी का संबंध निम्न में से था? ब्रिटिश के समय एक शब्द बार बार यूज होता था जिसको बोलते थे रेजिडेंट। आपसे पूछा ये कौन था? क्या ये सेना का अधिकारी होता था? ऑप्शन बी ब्रिटिश अधिकारी जो अधीन राज्यों में रहता था, जो ब्रिटिश अधिकारी होता था, जो राज्य अंग्रेजों के अंडर में आ गए थे उनके यहां पर ये अपॉइंट करते थे। पुलिस अधिकारी होता था या फिर राजस्व अधिकारी होता था? बताइए रेजिडेंट नामक अधिकारी कौन होता था? आपको यहीं पर मैं चीजें समझाऊंगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, फिर मैं इसका आंसर पहले दे देता हूं। बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश अधिकारी जो अधीन राज्यों में रहता था, यानी कि अंग्रेजों के अंडर में आने वाले जो राज्य थे उनके ऊपर जहां अंग्रेजों कब्जा कर लेते थे उन पर अपना एक अधिकारी बिठा देते थे, उस अधिकारी को रेजिडेंट कहते थे। अब आपको बताना है रेजिडेंट कहां से आया। देखिए, एक ब्रिटिश गवर्नर आया जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ये डिसाइड करके आया था कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों को अपने अंडर में लेना है, और इसके लिए इस व्यक्ति ने क्या किया? इसके लिए इस व्यक्ति ने क्या किया कि सहायक संधि लेकर आया। और सहायक संधि का मतलब क्या था? जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा वो अपनी सेना नहीं रख सकता, अंग्रेज उसे अपनी सेना प्रोवाइड करेंगे, बदले में उसको खर्चा देना होगा राज्य को। वो अपने यहां कोई भी बाहर का अधिकारी को अपॉइंट नहीं कर सकता। किसी के साथ युद्ध संधि करनी है तो अंग्रेजों की सहायता से करेगा। इस तरह से राज्य को कमजोर करने के लिए संधि लाई गई थी, जिसे सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना जाता था। और इसी ट्रीटी के तहत एक अधिकारी रखना होता था किसके दरबार में? तो राजा को अपने यहां पर एक अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी रखना होता था, जिसे क्या बोलते थे? रेजिडेंट कहा जाता था। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे देखिए, द ऑफिसर नेम्ड रेजिडेंट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? और
किससे रिलेटेड होता था? रेजिडेंट। तो ब्रिटिश ऑफिसर हु लिव्ड इन द सबऑर्डिनेट स्टेट, अधीन राज्य के अंडर में रहने वाले व्यक्ति को यह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 10। अवध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। अवध के संदर्भ में ये क्वेश्चन आएगा, अवध के ऊपर एक क्वेश्चन आपको इस बार मिलेगा, या तो बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर मिलेगा। देखिए जरा, अवध के संदर्भ में इनमें से कौन सा क्वेश्चन बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। अवध मराठा तथा ब्रिटिश शासन के बीच में बफर राज्य था, यानी कि मराठों के बीच में और किसके बीच में? मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में बफर स्टेट था। बीच का जैसे मान के चलो ये मराठे हो गए, सॉरी ये मराठे हो गए, इधर आपका अंग्रेज हो गए, बीच में ये क्या है? बीच में ये बफर स्टेट के रूप में था अवध। आगे 1801 में अवध सहायक संधि में शामिल हुआ, यानी कि 1801 में अवध पर सहायक संधि लाद दी गई। सी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, अवध का जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था, ठीक है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डी, अवध को 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का आधार बनाकर अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया गया, यानी कि 1856 में कौन सी ट्रीटी के हेल्प से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की सहायता से इसको शामिल कर लिया गया। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। मैं एक सेकंड साइड हो रहा हूं, आप लोग जरा इसका आंसर दीजिए जल्दी से, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्या होगा? तो आंसर है डी, अवध को 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का आधार बनाकर ब्रिटिश में शासन, जी नहीं, किस क्या आरोप लगाकर? तो याद करिए, कुशासन का आरोप लगाकर इसको शामिल कर लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मैंने बता दिया, यहां पर इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। आगे आइए, निम्न में से किसने अवध के लिए कहा कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? अवध के लिए किस व्यक्ति ने बोला कि यह चेरी या गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? तो यह किसने बोला था? छोटा सा आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने यह बात कही थी 1851 में। अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे अवध पर, क्यों? अवध उपजाऊ क्षेत्र में बसा हुआ था, बफर स्टेट था, सेना के सैनिक यहां से जाते थे। याद करिए, अवध को बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, इस वजह से अंग्रेज चाहते थे और ये एक दिन गिलास फल हमारे आके मुंह में गिरेगा, ये किसने बोला? तो आंसर है स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, जल्दी बोलिए, गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी को क्रेडिट जाता है भारत में रेलवे की शुरुआत करने का, लॉर्ड डलहौजी को क्रेडिट जाता है भारत में फैक्स तार व्यवस्था शुरू करने का। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहा जाता है? अभी मैंने बताया, ये तो आसान है। बंगाल की आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता है? अवध को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंगाल की आर्मी में रिक्रूट होने वाले ज्यादातर सैनिक कहां से जाते थे? तो अवध वाले रीजन से जाते थे, इसी वजह से इसको बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो बता दिया मैंने, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, तो आंसर है अवध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह के समय विद्रोही क्या चाहते थे, यानी कि विद्रोहियों का मेन मोटो क्या था? व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? तो पहला क्या चाहते थे? एकता स्थापित करना। बिल्कुल, विद्रोही चाहते थे कि सब लोग मिलकर एकता के साथ अंग्रेजों के अगेंस्ट में रहें, क्योंकि अंग्रेजों का रूल किसी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए चाहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ आ जाओ और अंग्रेजों को उखाड़ फेंको यहां से। दूसरा, उत्पीड़न के प्रतीकों का विरोध, जितनी भी ऑपरेसिव चीजें हैं, जितनी भी चीजें हमें परेशान कर रही हैं, हमें उनका विरोध करना है। तीसरा, वैकल्पिक सरकार, हमें अंग्रेजों से अलग सरकार बनानी है जो हमारे लोगों को रूल करेगी, जो हमें रूल करेगी। और डी, धार्मिक राष्ट्र का गठन, जी नहीं, वो किसी धर्म के आधार पर गठन राज्य नहीं चाहते थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं, कैमरे की बैटरी लो है, तो मैं नहीं चाहता बीच में क्लास डिस्टर्ब हो, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बता दिया। तो रिबेल्स क्या चाहते थे? एस्टैब्लिश यूनिटी, अपोजिशन ऑफ द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस स्टेट, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 50 का 14, रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र बनाया गया था। रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन ए, थॉमस जॉन्स वॉकर ने, ऑप्शन बी, जोसेफ नोएल ने, ऑप्शन सी, मिस व्हीलर ने, ऑप्शन डी, रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई क्यों बनाएगी, ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो ये आंसर है, थॉमस जॉन्स वॉकर नाम के व्यक्ति ने द रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम का चित्र बनाया था। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किए। इस चैप्टर के ऊपर एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं बाकी क्वेश्चंस को कवर करूंगा। अब जरा एक सेकंड के लिए कुछ और चीज देखिए। द पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ तो थॉमस जॉन्स वॉकर ने की थी। अब आप देखिए, ये जो देख रहे हैं आप लेडी, ये अटैक करती हुई दिख रही है, ये मिस व्हीलर हैं, ठीक है, कानपुर में का चित्र है जो आपको याद रखना है। अब देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो चित्र दिख रहा है रिलीफ ऑफ लखनऊ, यहां पे पढ़िए रिलीफ ऑफ लखनऊ, और इस रिलीफ ऑफ लखनऊ को किसने बनाया था?
थॉमस जॉन्स वार्कर नाम के व्यक्ति ने बनाया था। ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं, ये हॉर्स वोर्स और लोग दिख रहे हैं, तो ये इसने बनाया था। अगला एक चित्र और है, ये देखिए, इसमें कुछ ब्रिटिश वुमेन्स दिखाई गई हैं और काफी डरी सहमी सी दिख रही हैं। इसका नाम क्या था? इन मेमोरियम। क्या नाम था? इन मेमोरियम। और इसको किसने बनाया था? जोसेफ नॉयल पैटन ने बनाया था। किसने बनाया था? जोसेफ नॉयल पैटन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चित्र के माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश की और मेरी ऐसी आशा है कि आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो मेरे लिए जाकर कमेंट में यस सर लिख के जाइएगा कि यस सर बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, और कुछ रिफॉर्म्स चाहते हैं मेरे से तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं कि सर कुछ कमी है आवाज में, लाइटिंग में, किसी में, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को और अच्छे से टाइम टू टाइम चीजें रिवाइज करिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से जब आपका बोर्ड का एग्जाम आए, जब आपका सीयूटी का एग्जाम आए, तो आप बुलंदियों के साथ, एक स्ट्रॉन्ग जोश के साथ करके आए, अपना पेपर अच्छे से करके आए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।